हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्रह में। आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके के ज्योग्राफी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ज्योग्राफी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट 8 प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने मिक्स क्वेश्चन देखा था। कैसे? तो मिक्स क्वेश्चन देखा था, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ स्पेशल ज्योग्राफी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पॉलिटी का भी इसी तरह से कर लेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपका उसके बाद हिस्ट्री का भी आप लोग का कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना इस वीडियो को बिना किसी देरी किया। बाकी 8 प्रैक्टिस सेट का आपका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से। तो बोलता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो आपका हिंदू समुदाय। कौन सा? तो हिंदू समुदाय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक हिंदू समुदाय कौन का जनसंख्या कहाँ है, ये आपसे पूछ दिया कि आपका हिंदू समुदाय का जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यूपी हो जाएगा। कौन सा? तो यूपी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए शुरू कर आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक फसल ऋतु नहीं है? भारत में एक फसल ऋतु कौन सी नहीं है? तो फेंग एक आपका फेंग जो है आपका एक फसल ऋतु नहीं है, भारत की फसल ऋतु नहीं है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे कि भूमि के भीतर मतलब कि भूमि के भीतर टेक्टोनिक प्लेटों की अचानक गति के कारण होने वाले उस कंपन या तरंग को क्या कहा जाता है जो भूमि में उसके चारों ओर गति कर सकती है या सकता है? इसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसको जो है आपको भूकंपी तरंग बोला जाता है। सॉरी, भूकंपी तरंग बोला जाता है, सिस्मिक वेव बोला जाता है। इंग्लिश में सिस्मिक वेव, हिंदी में भूकंपी तरंग बोला जाता है। ठीक है, तो जो है भूमि के भीतर टेक्टोनिक प्लेटों की अचानक गति के कारण होने वाले उस कंपन या तरंग को भूमि में उसके चारों ओर और गति कर सकती है, उसको क्या कहा जाता है? तो भूकंपी तरंग कहा जाता है। ठीक है, भूकंपी तरंग आपका सिस्मिक वेव। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर नंबर क्वेश्चन पर। तो फोर नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बोकारो, बर्नपुर, राउरकेला इत्यादि निम्नलिखित में से किस उद्योग के विकास के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है कि आपका लोहा और इस्पात के लिए ये प्रसिद्ध है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोहा और इस्पात के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बोकारो, बर्नपुर और राउरकेला हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर आपका लोहा और इस्पात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा मौसम का एक घटक नहीं है? इनमें से कौन सा एक मौसम का घटक नहीं है? तो इसमें पौधे जो है आपका मौसम का घटक नहीं है, बाकी तापमान, वर्षा और आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी जो है आपका ये मौसम में परिवर्तन का कारण एक हो सकता है। तापमान बढ़ना, घटना, वर्षा होना और आर्द्रता, नमी रहना, ये सभी चीज़ें जो है आपका नमी तो बिल्कुल आपका यहाँ पे आपका एक ये हो जाता है। ठीक है, आपका नमी जो है आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगर हवा में नमी है तो वो जो है आपका बादल से टकराता है, उसको ठंडा करता है, वहाँ से आपको बारिश होता है। इसी तरह से कुछ प्रोसेस होता है, अभी डिटेल में उतना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नमी आपका बहुत यहाँ पे मैटर करता है। उसके बाद वर्षा भी हो जाएगा और तापमान भी आपका हो जाएगा, यहाँ पे घटक है। लेकिन पौधा जो है पेड़ अगर देता ये एक मौसम का घटक हो सकता है, लेकिन पौधा नहीं होगा। ठीक है, पौधा जो है छोटे छोटे होते हैं, छोटा छोटा हाइट होता है, इसलिए ये इतना आपको असर नहीं करता है। लेकिन पेड़ अगर बोल रहा है पेड़ बड़ा होता है तो वो आपका घटक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, तो पौधे हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि समुद्र में सुनामी का कारण क्या है? समुद्र में सुनामी का कारण क्या है ये बताना है आप लोग को। समुद्र में सुनामी का कारण क्या है? समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों का हिलना। क्या? तो समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों का हिलना जो है आपका समुद्र में सुनामी का कारण होता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कौन सी ऋतु जो है भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? ये हो जाएगा भूमध्य रेखीय ऋतु। कौन सा? तो भूमध्य रेखीय ऋतु आपका भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर कि जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या को क्षेत्रफल या आयतन की सामान्य इकाई द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या मतलब कि जनसंख्या में कितने लोग हैं, मतलब पॉपुलेशन हो गया, मतलब कि जो टोटल जनसंख्या, और उसके बाद में क्षेत्रफल को अगर यहाँ पे एरिया बताया जाए, आपका पॉपुलेशन बटा एरिया अगर पूछ दे तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व आपको किसको बोला जाता है? तो जनसंख्या घनत्व आपका पॉपुलेशन मतलब कि आपका जनसंख्या बटा में एरिया मतलब कि क्षेत्रफल आपका उस जगह का, वो आपका निकल जाता है जनसंख्या घनत्व। तो बोलिए कि सबसे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कहाँ का है? ठीक है, 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ का है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर क्या? तो बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में जो है आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की फसल ऋतुओं का समूह शामिल है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की फसल ऋतुओं का समूह शामिल है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, कौन सा आपका समूह जो है भारत की फसल का समूह है। तो ऑप्शन देखते हैं कि रबी और खरीफ का और झूम। देखिए रबी खरीफ तो है लेकिन झूम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। राय, खरीफ और जायद। तो देखिए यहाँ पे खरीफ और जायद है लेकिन राय नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ बोलता है कि रबी, खरीफ और जायद जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रबी, खरीफ और जायद जो है भारत की आपकी ऋतुएं हैं, ठीक है, भारत की फसल ऋतु है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रबी, पोरू और जायद ये नहीं हो जाएगा, ठीक है, रबी पोरू आपका भारत का नहीं है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लू की परिघटना देखी जा सकती है। लू की परिघटना कौन सी राज्य में देखी जा सकती है। तो आपका राजस्थान में आपका लू की परिघटना मैक्सिमम देखी जाती है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक पवन चक्की फार्म स्थापित करना हो तो इसे एक तटीय क्षेत्र के पास स्थापित करना एक अच्छा विचार लगता है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। अगर एक पवन चक्की फार्म स्थापित करना है तो इसे एक तटीय क्षेत्र के पास स्थापित करना एक अच्छा विचार लगता है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। अगर पवन चक्की हम लोग जो है तटीय क्षेत्र पर लगाते हैं तो इसके पीछे कारण है कि स्थलीय और समुद्री हवाएं, ठीक है, स्थल पे आप समुद्र के किनारे जाइएगा तो वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और उस हवाएं के कारण जो है पवन चक्की, ये जो पवन चक्की रहता है आपका, ये जो है आपका घूमेगा, ये घूमेगा तो यहाँ पे टरबाइन, यहाँ ये जब घूमेगा तो यहाँ से टरबाइन घूमेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो पवन चक्की फॉर्म स्थापित करना कहाँ सही है, तो स्थलीय और समुद्री हवाएं के कारण, ठीक है, इसके कारण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थलीय और समुद्री हवाएं के कारण इसको जो है आपका तटीय क्षेत्र के पास स्थापित करना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समुद्र तल पर भूकंप आता है और एक विवर्तनिक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है तो संभवतः यह एक प्राकृतिक आपदा का कारण बनेगा, जिसे क्या कहा जाता है। ये पूछा जा रहा है आपसे, जिसे क्या कहा जाता है। इसको सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सुनामी। यदि समुद्र तल पर भूकंप आता है और विवर्तनिक प्लेट मतलब टेक्टोनिक प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर के नीचे दब जाती है तो संभवतः यह एक प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल ये प्राकृतिक आपदा है। इसका कारण क्या है, तो ये इसका कारण इसको क्या कहा जाता है, ये कारण एक बनेगा प्राकृतिक आपदा का। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको सुनामी कहा जाता है, ठीक है, तो सुनामी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर कि विश्व की किस लुप्त प्राय प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है। कौन सी लुप्त प्रजाति है जो कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है, सबसे बड़ी आबादी जो कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है, तो कौन सी हो जाएगी आपका, तो एक सींग वाला गैंडा। कौन सा, तो एक सींग वाला गैंडा आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। कहाँ है, तो एक सींग वाला गैंडा अगर पूछ दिया तो आपका कहाँ हो जाएगा ये, तो असम में हो जाएगा। असम के कहाँ, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। मच्छर बहुत देर से परेशान कर रहा था। चलिए 13 नंबर हो गया था ना, हाँ चलिए 14 नंबर बोलता है कि यदि वन्य जीव अभयारण्य जंगली जानवरों की रक्षा के लिए है तो बायोस्फीयर रिजर्व किसकी रक्षा के लिए। बोलता है कि वन्य जीव अभयारण्य जंगली जानवरों की रक्षा के लिए है तो बायोस्फीयर रिजर्व किसकी रक्षा करते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये जो है आपका क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा करते हैं। कौन सी, तो क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा कौन, तो बायोस्फीयर रिजर्व किसकी रक्षा करता है, तो क्षेत्र की सभी तरह के जो आपको संपूर्ण जैव विविधता है उन सभी का रक्षा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की क्या कारण है कि भूमध्य रेखा के निकट के देश भूमध्य रेखा से दूर के देशों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। बोला जा रहा है कि भूमध्य रेखा के, ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट के देश भूमध्य रेखा से दूर देशों की तुलना में अधिक गर्म होता है। मतलब कि बोला जाता है कि यहाँ पे ये आपका विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा से, इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो विषुवत रेखा से दूर जाने पर इधर आपका नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो बिल्कुल जानते हैं आप लोग कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो है आपका सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, सबसे अधिक ठंडा होता है। तो बोला जा रहा है कि इधर ऊपर की ओर जाने पर और नीचे की ओर इधर जाने पर आपको ठंड क्यों बढ़ने लगता है और गर्मी धीरे धीरे कम क्यों होने लगती है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसके पीछे का कारण है कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र सीधे और अधिक धूप प्राप्त करते हैं। भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र मतलब कि ये हो गया आपका यहाँ पर भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता है, सन का डायरेक्ट लाइट होता है। ये बहुत लंबा कंसेप्ट है जिसको आप लोग लगभग जानते होंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट भी बता दूंगा कभी किसी वीडियो में। तो ये एक कंसेप्ट है, यहाँ पे सूरज होता है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको सूरज का लाइट पड़ता है, जबकि इधर जो है तिरछा लाइट पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है आपका
कम यहाँ पे ठंड पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे ठंड पड़ता है और गर्मी थोड़ा सा कम पड़ता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, इसको भी याद रखिएगा। किसके कारण? तो भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र सीधे और अधिक दूर धूप प्राप्त करते हैं। कैसा? तो सीधा धूप प्राप्त करता है। वही भूमध्य रेखा से दूर जाइएगा ना तो वहाँ पे जो है धूप आपका जो है तिरछा पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे चेंजिंग रखता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब बाघों की संख्या बहुत कम हो गई तो उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना को क्या कहा जाता है? जब बाघों की संख्या कम हो गई तो उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है। क्या? तो प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए है? तो आपको बाघों के लिए है, ठीक है, टाइगर्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की एक गांव ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहां की भूमि समुद्र से मिलती है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये सभी जो क्वेश्चन लगभग देख रहे हैं आप लोग, ये लगभग एसएससी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, एसएससी के क्वेश्चन है, तो देखते रहिएगा, ठीक है। एक गांव ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहाँ की भूमि समुद्र से मिलती है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको तटीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्र कहते हैं। डी नंबर आपको बिल्कुल करेक्ट। तट के बाद यहाँ तट है, इधर आपका समुद्र हो जाता है, तो इसको आप लोग तटीय क्षेत्र, इस एरिया को तटीय क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे कि अग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो ये जो है आपका ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से गठन होता है, ठीक है, ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से अग्नेय चट्टानों का आपका निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का अवयव नहीं है? कौन सा जो है आपका मिट्टी का अवयव नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड जो है आपका मिट्टी का अवयव नहीं है, कौन सा? तो एस्टेरॉयड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग समझे। यहाँ पे देखिए मिट्टी का अवयव बोल रहा है, तो बैक्टीरिया और कवक जो है आपको मिट्टी में उपलब्ध होता है, पत्थरों के दाने भी मिट्टी में होते हैं, खनिज पदार्थ भी कहाँ से निकलता है? तो मिट्टी से ही निकलता है। लेकिन एस्टेरॉयड जो है आपका अंतरिक्ष में होता है, तो एस्टेरॉयड जो है अंतरिक्ष से आपका पृथ्वी पर आता है, उसके बाद मिट्टी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा इसमें हो जाएगा, मिट्टी का अवयव कौन सा नहीं है? तो एस्टेरॉयड हो जाएगा, पी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है? कौन सा भारत की एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कालिंदी नदी जो है आपका भारत की एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट श्रृंखला में किस नदी का स्रोत है? कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट श्रृंखला में किस नदी का स्रोत है? तो ये आपका हो जाता है कावेरी नदी का स्रोत है। कौन सी नदी? तो कावेरी नदी का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टान नहीं है? इनमें से कौन सा जो है आपका एक चट्टान नहीं है? तो ये आपका हो जाता है क्वार्ट्ज जो है आपका एक चट्टान नहीं है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वार्ट्ज जो है आपका एक चट्टान नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की खंबात की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी और गंगा डेल्टा डैश ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। खंबात की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी और गंगा डेल्टा किस चीज़ की ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? ठीक, कौन सी ऊर्जा के लिए? तो ये हो जाता है आपका ज्वारीय ऊर्जा के लिए। ज्वारीय ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। क्या? तो शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को, रेंज को क्या कहते हैं? हिमालयन रेंज को सबसे लास्ट वाली जो आपको बाहरी श्रृंखला होती है, रेंज होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? तो जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। 25 के बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर कि चिल्का झील डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील जो है आपके किसके डेल्टा, यहाँ पे स्पेस होगा, ठीक है, किसके डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो ये आपका हो जाता है महानदी के डेल्टा के, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? तो चिल्का झील आपका महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि चिल्का झील किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार पूछा भी है क्वेश्चन कि चिल्का झील आपका किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है चिल्का झील को, आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा कि महानदी हो जाएगा, 26 का डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो गिर वन आपका जो है भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास है, गिर वन। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है पहले किस महाद्वीप का आपका भाग था? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग था, ठीक है, अफ्रीका का भाग था, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का भाग कौन सा था? आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका अफ्रीका का भाग था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे
तो नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? नर्मदा नदी के दक्षिण में उपस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? तो ये आपका हो जाता है त्रिभुजाकार, ठीक है। कौन सा? तो त्रिभुजाकार, याद रखिएगा ए नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ के लिए उत्तरदायी क्या है? पश्चिमी विक्षोभ किस कारण से आता है, ये पूछा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के लिए आपका उत्तरदायी कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में वर्षा, ठीक है। भारत में उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में वर्षा, ठीक है। इसको आपका पश्चिमी विक्षोभ के लिए उत्तरदायी, पश्चिमी विक्षोभ जब आता है भारत में, पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन, समझिएगा। ये पश्चिमी विक्षोभ जब भारत में आता है तो ये किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है? तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आपका सर्दियों में वर्षा कराता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम भाग में आपका सर्दियों में वर्षा कराता है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन बताइए कि पश्चिमी विक्षोभ आपका कहाँ से आता है? तो ये जो है आपका भूमध्य सागर से आता है। कहाँ से? तो भूमध्य सागर से आपका जेट धारा की मदद से आपका पश्चिमी विक्षोभ जो है आपका भारत में आता है। भारत में आने के बाद ये अरावली पे टकराता है। अरावली पे टकराने के बाद उत्तर पश्चिम भाग में ये सर्दी के दिन में आपका वर्षा कराता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है। अरावली पर्वत ऐसे है ना, तो अरावली पर्वत है तो इधर से आता है, इसमें टकरा कर बारिश होता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है, सॉरी। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? तो ये आपका हो जाता है सागौन हो जाता है, ठीक है, सागवान, ठीक है, सागौन हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन कि भू आव पृथ्वी का क्या है, ठीक है। भू आव पृथ्वी का क्या है? तो ये आकार है, ठीक है। जियोड जो है पृथ्वी का आकार कैसा है? सिंपल ऐसे पूछिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आपका पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आपका जियोड हो जाता है। जियोड जो है आपका पृथ्वी का आकार है। फिर आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कि खारे पानी की सबसे बड़ी तलीय झील सांभर भारत में के कहाँ पर स्थित है, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी तलीय झील सांभर किस चीज़ के लिए, कहाँ पर आपका स्थित है, कौन भारत में कहाँ पर स्थित है? ये तलीय झील आपका, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तलीय झील है सांभर। इसका नाम क्या है? तो सांभर है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम में आपका पाया जाता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? ये आपका हो जाता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम में शुरुआत में बोई जाती है? किस प्रकार की फसलें जो है मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है? कौन सी तरह की फसल को मानसून की शुरुआत में बोई जाती है? ये खरीफ की फसलों को बोई जाती है, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा खरीफ की फसल को। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, ये बताना है आपको। बहुत ईजी सा क्वेश्चन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपका है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है आपका पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा है, ठीक है। ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 के बीच थी, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और कितने नंबर वाली पंचवर्षीय योजना 1961 और से 66 के बीच में हुई थी? तो ये आपका जो है द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका 1961 से 66 के बीच, 37 के बीच, सॉरी यहाँ पे तृतीय होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा बता देंगे हम, कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से द्वितीय होना चाहिए, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही आपका जो है आपका हरित क्रांति आया था, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 61 से 66 47 हो सकता है, तृतीय भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया कि श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। बोला जा रहा है कि श्रीलंका भारत से समुद्र की एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। कौन से एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है? क्या है इसका आंसर हो जाएगा आपका? तो पाक जल डमरुद्ध, ठीक है, पाक जल डमरुद्ध हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका हो जाता है बीजिंग हो जाएगा। क्या? तो बीजिंग हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी स्वतंत्रता के समय? तो आपका 75% जनसंख्या, कितनी? तो 75% जनसंख्या। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अपनी भूमि सीमा
सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों के साथ साझा करता है। 41 के सी नंबर आपका हो जाएगा, 41 के सी नंबर, 7 देशों के साथ। 42 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, कौन? तो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को मैं उनको योगदान के लिए किस चीज़ में किस क्षेत्र में उनका योगदान के लिए जाना जाता है? आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो किस क्षेत्र में उनको उनके योगदान के लिए जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को इन्हें क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये कौन से? तो कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है। तो सी नंबर हो जाएगा, कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? ये आपका हो जाता है सिक्किम के साथ साझा नहीं करता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम के साथ साझा नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत अपनी लगभग कितनी भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? तो 106 किलोमीटर जो है आपका सीमा जो है आपका अफगानिस्तान के साथ भारत साझा करता है, ठीक है। तो 106 किलोमीटर, डी नंबर करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि नालको एक भारतीय सरकारी उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? कौन से खनिज से आपका नालको संबंधित है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपको? तो बॉक्साइट के लिए कौन सा संबंधित है? बॉक्साइट के लिए नालको संबंधित है, ठीक है। नालको आप एक भारतीय सरकारी उद्यम है जो निम्नलिखित किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइट से संबंधित है, ठीक है। तो आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय खनिज वार्षिकी 2018 के अनुसार अकेले किस राज्य में भारत में मैग्नेटाइट के 72% भंडार है? मैग्नेटाइट के 72% भंडार कौन से राज्य में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य? तो कर्नाटक में आपका सबसे अधिक मैग्नेटाइट पाया जाता है, जो कि 72% है, ठीक है। 72% है, ठीक है। 2018 के अनुसार ये डाटा है, ठीक है। कर्नाटक में सबसे अधिक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना कहा जाता है? तो 1 कहा जाता है, ठीक है। 1 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 47 के सॉरी हाँ ठीक है सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन की कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार एएम किस प्रकार की जलवायु का कूट है? कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार एएम किस प्रकार की जलवायु का कूट है? तो ये आपका हो जाता है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। बी नंबर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का कूट क्या है? तो एएम है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कूट है, उसको आप लोग को ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही कूट जो है आपका कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि वेबर नामक आदिम खेती के किस राज्य में की जाती है? वेबर नामक आदिम खेती किस राज्य में की जाती है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में की जाती है। कहाँ किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट देखते हैं कि वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका जो है चेन्नई में स्थापित किया गया था। कहाँ चेन्नई किया गया था? तो आपका चेन्नई में स्थापित किया गया था, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में आपका स्थापित किया था, डी नंबर 1904 में, ठीक है। चलिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। कल हम लोग मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट आपका 9 प्रैक्टिस सेट हो गया है। अब यहाँ पे 10वां प्रैक्टिस सेट आपको कल के क्लास में मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।